नमस्कार। मोटापा एक गंभीर समस्या है। शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। कई अंग प्रभावित होते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव हार्ट पर पड़ता है। लोग जिम जाकर या फास्टिंग या डाइटिंग कर मोटापा से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के कुप्रचार में फंसकर ऐसे नुस्खे आजमाते हैं जिससे रत्ती भर फायदा नहीं होता, उल्टा कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करें? दरअसल मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिसका सर्वोत्तम इलाज खुद मरीज के हाथ में है। बस एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आज के कार्यक्रम में हम वही काम करेंगे। देश की मेडिकल दुनिया के दो जाने माने और क्रेडिबल चेहरे आपको बताएंगे कि कैसे वजन बढ़ने ना दें और जिनका वजन बढ़ा है उसे कैसे कम करें। तो पहले आपका इन पैनलिस्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर वली सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में जनरल मेडिसिन से जुड़े हैं। डॉक्टर वली देश के 3 राष्ट्रपतियों श्री आर वेंकटरमन, श्री शंकर दयाल शर्मा और श्री प्रणब मुखर्जी के फिजिशियन रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हमारी दूसरी पैनलिस्ट है डॉक्टर मंजरी चंद्रा। डॉक्टर मंजरी देश की जानी मानी न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं जो मैक्स हॉस्पिटल से जुड़ी है। वह मंजरी वेलनेस की कर्ता धर्ता और न्यूट्रिशन पर कई पुस्तकों की ऑथर भी है। मंजरी जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला क्वेश्चन डॉक्टर वली से, ओबेसिटी सबसे ज्यादा जो मैंने सुना है कि हार्ट को प्रभावित करता है, तो ये किस तरह से प्रभावित करता है और हार्ट से इसका डायरेक्ट क्या संबंध है? देखिए, मोटापा जो है जिसको हम एड्रेस करते हैं उसका ताल्लुक न्यूट्रिशन से है। ये एक तरह का मेल न्यूट्रिशन है। और आपने सही कहा कि अभी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं, ये इसको अभिवादित करेंगी कि कैसे मेल न्यूट्रिशन और मोटापा आपस में जुड़े हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, ये मैं आपको बहुत जरूरी और अहम बात बता रहा हूँ, उस प्रोग्राम में शुरू में ही बता रहा हूँ, तो उस समय मोटापे का बीज बोया जा चुका होता है। और जो माँ खाती है प्रेगनेंसी में, उस समय शरीर ये निर्धारित कर लेता है कि आगे चल के शरीर कैसा होगा। दूसरा, 12 से 14 साल के बीच में हमारी एक ब्राउन फैट होती है जो वाइट फैट में कन्वर्ट होती है। और शुरू में वो ब्राउन फैट का एक पर्पस होता है, वो होती है, और बाद में अगर वो ज़्यादा हम फैट खाएं तो वाइट फैट में कन्वर्ट होती है जो हार्मफुल होती है। उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस, जो वेस्कुलर हार्डनेस होती है, वो हो जाती है। और इसका भी बीज बचपन में ही डेवलप हो जाता है, और इसको हम इन यूट्रो एथेरोस्क्लेरोसिस वेस्कुलर डिजीज कहते हैं। और आज जो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देने जा रहा हूँ वो ये देने जा रहा हूँ कि जब हम मोटापे की बात करना शुरू करते हैं उस समय गाड़ी हाथ से छूट चुकी होती है। इट इज वेरी लेट टू एड्रेस इट एट द एज ऑफ बियॉन्ड एडल्ट, जब हम इसके लिए सचेत होते हैं। तो इस पर आज के प्रोग्राम से मैसेज जानना है कि हमको बचपन में ही इस बात के लिए सचेत होना है कि हमारे जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनमें किसी तरह भी मोटापा डेवलप ना हो, क्योंकि ये खाली हार्ट को नहीं प्रभावित करता। आपके प्रश्न के जवाब में कह रहा हूँ, ये पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। ये ब्रेन को प्रभावित करता है, ये किडनीज को प्रभावित करता है, ये लीवर को प्रभावित करता है, और ये पूरी शरीर की जो वेसल्स होती हैं उसको प्रभावित करता है, जिसको हम पैन वैस्कुलर डिजीज कहते हैं। पूरे शरीर में ये प्रभावित करता है। और इसका जो गुणांक है जो हम आमतौर पे लेते हैं कि बीएमआई 25 से ज़्यादा हो गया, 24.9 से ज़्यादा हो गया, तो हम उस श्रेणी में आ गए। हमें इससे पहले ही इसको एड्रेस करना है। कोविड के बाद ये समस्या 7 से 9% तक बढ़ गई है। और जो WHO का डाटा है, मैं देख रहा था कल,
उनके पास 2022 तक का डाटा है। उन्होंने ये देखा है 1990 से 2022 5 से 19 साल के बच्चों में मोटापा 4 गुना बढ़ा है। पहले 2% उनके आंकड़ों में था, अब ये 8% हो गया है। और ये दुधारी तलवार है। वेल न्यूट्रिशन भी ओबेसिटी में आता है, और हैवी वेट जो हमारे चैंपियन बच्चे हैं वो भी ओवरवेट ओबेसिटी में आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। 2.5 बिलियन एडल्ट्स मोर देन 18 years of age have been found overweight। और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होना, हार्ट डिजीज होना, सडन कार्डियक डेथ होना, जिसकी हम पिछले दिनों बात करते रहे हैं, वो सब हो रहा है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसको रोक सकते। ये हमारे रात में एक बहुत बड़ी कार्डियोलॉजी के रिसेंट एडवांसेस की कॉन्फ्रेंस में बैठा था। उसमें मेरे कुलीग हैं, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि 98% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज प्रिवेंटेबल है, अगर हम इस टॉपिक को एड्रेस करें जो आज आपने चुना है। अगर हम इसको एथेरोस्क्लेरोसिस को एड्रेस करें इन अर्ली डेज ऑफ लाइफ, तो 98% cardiologists will become unemployed। He started his talk with this sentence कि if what I am going to speak takes shape, 98% of you will get unemployed। So ये बहुत बड़ी एक समस्या है, और इसका समाधान जो है वो मुमकिन है, और इससे बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होना मुमकिन है। और ये बड़े शौक की बात है कि अभी तक इंटरनेशनली इसके क्राइटेरियन बड़ों में तो डिफाइन किए गए हैं, छोटे बच्चों में, स्कूल गोइंग बच्चों में, और बहुत अर्ली स्टेज में जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनमें डिफाइन ही नहीं किए गए हैं। तो हम उसको एड्रेस कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है। और अब ये त्रासदी जो है डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग नेशंस में आ रही है, जिसके लिए हमें बहुत सतर्क और सावधान होना है। डॉक्टर मंजरी, जैसा कि डॉक्टर वली ने कहा कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। हमने देखा है कि मोटापा कम करने या वजन कम करने के लिए लोग सीधा एक उपाय ढूंढते हैं कि चलो फास्टिंग किया जाए, डाइटिंग करते हैं। क्या इससे कोई फायदा होता है? एक तो ना बहुत सारे गलत शब्द और बहुत सारे मिसनॉमर्स हैं, बहुत सारी चीजें लोगों ने अपने दिमाग में, और बहुत उनको, जैसा आपने बोला, सोशल मीडिया पे और कई इंटरनेट पे बहुत सारे लोग वेट लूज करना चाहते हैं, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसमें से कितना सही है वो क्वेश्चनेबल है। एक चीज है, हम कितनी अजीब सी बात है कि हम अच्छे खाने को, साफ खाने को, अपने घर के बने न्यूट्रिशियस खाने को हम डाइटिंग बोलते हैं, जबकि और हम गलत खाने को, बाहर जाकर उल्टा पुल्टा खाने को, हम उसको समझते हैं कि वो नॉर्मल खाना है। कई बार हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप बाहर का खाना बंद कर दें, आप ना खाएं, कुछ ऑर्डर ना करें, आप घर पे सिंपल खाना खाएं, तो वो कहते हैं अच्छा आप मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी। तो वो एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि साफ सही खाने को अब डाइटिंग है ही नहीं। हमारे शरीर को चलने के लिए, जैसे डॉक्टर वली ने बताया, बचपन से ही, प्रेगनेंसी से लेकर अडल्टहुड तक, हमारे शरीर की जो बायोकेमिकल रचना है, जो बायोरेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनको होने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल जो है वो हमारा खाना है, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हम खाने से खाते हैं। अगर हम खा ही गलत रहे हैं, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट द राइट रिएक्शंस टू हैपन? हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि शरीर सही हार्मोन्स बनाएगा, सही तरह से काम करेगा, सही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी? और बहुत, एक नहीं, ओबेसिटी की एक प्रॉब्लम नहीं है। ओबेसिटी is related to not just the common cardiovascular diseases, जितनी भी autoimmune conditions हैं, जितनी भी cancers हैं, जितनी भी neurological disorders हैं, जितनी भी developmental diseases हैं, जितनी भी ऐसी conditions हैं जैसे हम autism, Alzheimer's की बात करते हैं, सबका को रिलेशनशिप आपके शरीर
कि में आप कितना फैट और कितना वेट कैरी कर रहे हैं उस पे डिपेंडेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जहां तक जैसे कि हम ओबेसिटी को बहुत सिंपल समझते हैं कि बीएमआई इससे ज्यादा हो गया या वेस्ट हिप रेशियो इससे ज्यादा हो गया तो हम उसको बोलते हैं कि ये ओवरवेट है या ओबीज है और इसको कुछ करना चाहिए। बट वही जैसे डॉक्टर वली बोल रहे थे कि जब तक वो सिचुएशन आती है तब तक कंडीशंस हैव ऑलरेडी बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज, इसीलिए लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो तब काम करना शुरू करते हैं जब चीजें ऑलरेडी खराब हो चुकी हैं। जैसे अगर मेरी किडनी फेल हो जाए, फिर मैं कितना भी काम करूं उस किडनी को रिवाइव करने में एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही कर सकती हूँ। उसी तरह वजन जब एक लेवल क्रॉस कर जाता है तो फिर हमारा शरीर इतना केपेबल नहीं रहता वापस हेल्थ को रिगेन करने में। इसीलिए ये डायलॉग जो हम आज कर रहे हैं ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे जाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हर बार हम अपने बच्चों को या हम यंग अडल्ट्स को जो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ स्पेस जो धीरे धीरे उनको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाएगा। और एक लास्ट चीज जो आपने फास्टिंग की बात करी, तो आई थिंक मैं एक बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूँ फास्टिंग की, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जितना खा रहे हैं आज उससे हमें आधा खाना भी नहीं चाहिए। हम जरूरत से बहुत ज्यादा खाते हैं जस्ट बिकॉज खाना इजीली अवेलेबल है। हम इतना अब फाइनेंशियली सिक्योर हैं कि हर खाने को खरीद सकते हैं और हमको खाने के लिए रोज जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, तो हम जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा खाते हैं। फास्टिंग का जब आदमी फास्टिंग करना शुरू कर देता है तो वो माइंडफुल हो जाता है कि मैं इतनी टाइम से इतनी टाइम कम से कम खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं या फिर मैं इतने ही घंटे में खाना खाऊंगा, इतनी रात को नहीं खाऊंगा, सुबह सुबह नहीं खा लूंगा। तो वो एक तरह से आप एक्सेस खाना अपने लाइफ से हटा रहे हैं, इसलिए वो एक तरह का पॉजिटिव चीज है। बट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, जब आप खा रहे हो तब क्या खाना चाहिए, सिर्फ फास्टिंग से काम नहीं होगा। योर चॉइसेस व्हेन यू आर ईटिंग आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वो फास्टिंग अच्छी चीज है बट उसको प्रॉपरली करना चाहिए उसको। डॉक्टर वली, अभी हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें प्रोफेसर अनूप मिश्रा का भी कोट था कि मोटापा कम करने की कुछ दवाइयां हैं, गोलियां हैं, जिसको खाने से बुरा असर पड़ता है और पैरालिटिक अटैक भी हो सकता है। क्या मोटापा कम करने की, वजन कम करने की दवाइयां असुरक्षित हैं? मैं तो पेशेंट्स जब मुझसे सवाल करते हैं कि साहब कोई दवा लिख दीजिए वजन कम करने की, मैं उनको ये जवाब देता हूँ अगर ऐसी कोई दवा होती तो दुनिया में कोई मोटा आदमी या औरत होती ही नहीं। इसका मतलब ऐसी कोई दवा है नहीं जिससे हम अपना वजन रेगुलेट कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी दवाएं बनी हैं या जिनका प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत बड़ी मार्केटिंग हो रही है, तो उसमें कॉमर्शियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं और उसमें बड़ा फैसिनेशन होता है लोगों को, इसलिए लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग आसान राह ढूंढते हैं कि हमने दवाई खा ली अब हमारा वजन कम होगा। ये बहुत ज्यादा अननेचुरल वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट है। मैं तो लोगों से बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके कहता हूँ कि आपने बैंक में 1,000 रुपए डाले और आपने 40 दिन के बाद 1,000 रुपए निकाल लिए, तो आपके बैंक में कितना बैलेंस बचेगा? आपने 1,000 रुपए डाले और 40 दिन के बाद 1,000 रुपए निकाल लिए, तो आपके बैंक में कितना बैलेंस बचेगा? तो बहुत से लोग जवाब देते हैं कुछ नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ नहीं बचेगा। बैंक में जाइए और पूछिए, आपको 1,000 रुपए का 40 दिन का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 320 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो मोटापा जो है ये कैलोरीज का ऐसा ही बैलेंस है कि जितनी हमें कैलोरीज चाहिए अगर हम उतनी भी खाते रहेंगे तो भी थोड़ा बहुत मोटापा हो जाता है। तो हमको उससे कम खाना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये है इसका सार, ये है इसका मंतिक, ये है इसकी फिलॉसफी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो आप दवाओं का सहारा ले रहे हैं वो दवाएं नई हैं, अभी हमने उनके बारे में सीखना है, जानना है। और आप जैसे बेवकूफ लोगों पे ट्रायल करके उसके साइड इफेक्ट्स देखने हैं, तो इसलिए आप अपने को उस बेवकूफ़ी का पात्र न बनाइए। और ऑलरेडी आपने जो कोट किया है वो एक दवाई है
जिसका अभी एक फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनली कॉम्पेरे से अनाउंस करवाया गया। तो उसने वो ओजेम्पिक का नाम लिया, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसने लिया है। तो वो अभी शुक्र ये है कि इंडिया में अभी वो अलाउड नहीं है, बैन है, लेकिन उसका ओरल वर्जन जो कि सेमीग्लूटाइड है वो घूम फिर के इंडिया में आ चुका है। बहुत से लोग उसको ले रहे हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, जीआईटी पे साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि आपने सवाल किया है, मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई भी नई दवा जो बहुत एक्साइटिंग हो, जो बहुत महंगी भी होती हैं दवाएं, महंगी हो और आपको बड़ा अपीलिंग हो और बहुत से लोग आपको नजर भी आ रहे हों, बहुत सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, बहुत सी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस आपको नजर आ रही हों जिन्होंने उससे वेट कम किया है, तो उससे आप कैरीड ओवर मत होइए, उससे आप एक्साइट मत होइए। ऐसी कोई दवा होती तो हम में से कोई भी आज मोटा नहीं होता। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने वेट को आर्टिफिशियल तरीके से कम करना ये मुनासिब नहीं है। और तीसरी बात यह है कि बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ लोगों को कि जब आप खाते हैं तो आप कैलोरीज खा रहे हैं और वो कैलोरीज आप अच्छे खाने की शक्ल में खा रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई आज बहुत अच्छा खाना मिला तो आप उसको आज उतना ही खाइए जितना मंजरी जैसे डाइटिशियन बताते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, और बाकी आपको जो खाने का मन है वो आप फ्रिज में रख दीजिए, उसको अर्न कीजिए। जब अगले दिन का सूरज निकल आए, जब अगला दिन शुरू हो जाए, वो खाना बाहर निकाल के आप खाइए और अपने एंजॉयमेंट को कम मत करिए। हम लोग, मैं एटलीस्ट किसी को डिस्करेज नहीं करता हूँ खाने के लिए, क्योंकि अगर आप मरीज से ये कहते हैं या किसी नॉर्मल आदमी से भी ये कहते हैं तो वो जिद पकड़ता है, ये ह्यूमन नेचर है और वो उस काम को जरूर करता है। हम सब बच्चे रहते हैं आखिरी दिन तक अपनी लाइफ के, हमारे अंदर जो एक छोटा बालक होता है वो जिंदा रहता है और वो बालक जो है जिद्दी होता है। और कोई भी उस किसी भी चीज को जब रोकता है तो वो बालक कहता है नहीं मुझे ये काम करना है, और ओबेसिटी के लिए ये बालक बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल मैंने उसी पार्टी में जिसमें मैंने बहुत सी अच्छी चीजें सुनी, दो चीजें देखी। जब टॉक खत्म हुई तो सब डॉक्टर्स और जो और अटेंडेंट्स थे ड्रिंक की तरफ चले गए और बहुत बढ़िया खाने खाए। पार्टी का जो ऑर्गेनाइजर डॉक्टर था वो मेरे पास आया, वो मेरा क्लास फेलो भी था। वो मेरी प्लेट को देखा उसने आके, उसमें सिर्फ फिश के पीसेस थे और राइस था, कुछ नहीं था इसके अलावा। और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लिया। मैंने स्वीट डिश भी देखा, बहुत आम किस्म की चार बढ़िया स्वीट डिश थी जो हम हमेशा खाते हैं, उसको भी मैंने परहेज किया और घर आकर मैंने फ्रूट्स खाए। मैंने अपनी वाइफ से कहा मैं सिर्फ ये दो चीजें खा के आया हूँ, स्वीट डिश आपके लिए छोड़ दिया है, अब आप मुझे फ्रूट्स खिलाइए। तो ये संयम जो है, जानते सब हैं, मानता कोई नहीं, इसको हमें अपने अंदर एज ए प्रैक्टिस दाखिल करना है। अपने बच्चों को ये बताना है कि जिस फूड को, जैसे कि मंजरी ने बताया, आप जंक फूड के नाम से जानते हैं, वो फूड आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। कोई भी बच्चा अपनी बॉडी में अपने दुश्मन को नहीं दाखिल करेगा, लेकिन हम उनको बताते नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे एक बात कही थी बड़े दर्द के साथ कि ये जंक फूड घर में कब एंट्री करता है, जब तारीख बदल चुकी होती है, रात के 2 बज जाते हैं, माँ बाप सो जाते हैं, ऑनलाइन ये खाना आता है, उसका पेमेंट भी ऑनलाइन होता है और सुबह को माँ बाप को वो खाली डब्बे मिलते हैं जिसमें पिज्जा या और दूसरा खाना आता है। तो इस प्रवृत्ति को हमको रोकना होगा। और ये अच्छे घरों के लक्षण पहले नहीं माने जाते थे। बाहर का खाना खाना संभ्रांत परिवारों में बहुत बड़ा अभिशाप माना जाता था और आज ये फैशन हो गया है। आई थिंक मंजरी विल एग्री विद मी कि हमको इस प्रैक्टिस को स्कूल लेवल पे रोकना है। और मैंने कल एक और बात सीखी उस प्रोग्राम से कि हमको अपने वेट का पासपोर्ट और लाइपिड प्रोफाइल का पासपोर्ट लेना है, तब स्कूल में दाखिला मिले। ये एक बहुत अजीब और गरीब बात मैंने कल सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब स्कूल जाते हैं हमारे नंबर देखे जाते हैं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, हमारे माँ बाप की इनकम देखी जाती है, हम कहाँ रहते हैं, स्कूल से कितनी दूरी पे रहते हैं, ये देखा जाता है। लेकिन हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल 300 है वो नहीं देखा जाता बच्चों का।
तो ये उस लेवल पे हमको चेक करना पड़ेगा, वेट को उस लेवल पे चेक करना पड़ेगा, और वहां से एक चेतना जागृत करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, और हम इस पर काम कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। और हमने ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट को लिख के देना है बहुत जल्दी कि आप बच्चों के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या उनका प्रमाण और क्या उनका प्रमाणिक वजन और लाइपिड प्रोफाइल लेवल होना चाहिए व्हेन दे एंटर इन क्लास 10th। वर्ल्ड ओवर कल ये भी बात सामने आई कि वर्ल्ड ओवर 30 साल से कम लोगों के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस चीज की जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्राइटेरियन होना चाहिए और क्या हमको करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो हमारे कल का भविष्य है, जो कल का भारत है। बात बहुत आगे निकल चुकी होती है जब उसको इंटरवीन करते। डॉक्टर मंजरी, जैसा कि डॉक्टर वली ने अभी स्वीट डिश का जिक्र किया और आपने भी अभी माइंडफुल ईटिंग की बात की थी, तो हमने देखा है कि चूंकि शुगर से वजन बढ़ता है तो हमने देखा है कि बहुत लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं, ये समझ कर कि इससे नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि जो डायबिटिक हैं वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं। जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कितना फायदेमंद है और शुगर का ये विकल्प हो सकता है क्या? जैसे इसका एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप अभी वेट लॉस मेडिसिन की बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उनको पुश किया जा रहा है मार्केट में और बहुत लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि शायद ऐसी कोई दवा आ गई है जिससे मेरा वजन कम हो सकता है। इसी तरह स्वीटनर्स भी उसी कैटेगरी में है। लोगों को लगता है मैंने चीनी तो नहीं खाई, मैंने तो स्वीटनर खाया, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, तो मुझे मेरा वजन कंट्रोल में रहेगा, और इसी तरह ये मार्केट भी किए जाते हैं। हाउएवर, इसमें दो बातें ध्यान रखने की। पहली चीज, जब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिनको नॉन कैलोरिफिक स्वीटनर्स बोलते हैं, जैसे कुछ ये कई तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स होते हैं ज्यादातर, ये पहली चीज तो उसी तरह से हमारा इंसुलिन स्पाइक करते हैं जैसे कि नॉर्मल शुगर करती है। तो जो एक फिजियोलॉजिकल एडवांटेज होना चाहिए कि आपने शुगर नहीं खाया, स्वीट नहीं खाया, वो तो है ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन फिर भी शरीर में बन रही है, फिर भी आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक कंडीशन है, ओबेसिटी है, वो ऑलरेडी सेट इन हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब हम इसको ज्यादा खाते हैं, हालांकि जो कंपनीज ये बना रही हैं वो क्लेम करती हैं कि हमने स्टडीज की है और जिस मात्रा में ये लिए जाते हैं इनका कोई असर नहीं होता है आपके शरीर पे और कोई नुकसान नहीं है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स जिनमें टॉक्सिसिटी का पोटेंशियल है, मतलब दे कैन बी टॉक्सिक फॉर माय बॉडी इफ आई कंज्यूम देम ऑन अ डेली बेसिस, अगर मैं रोज इनको लूं। तो पहली चीज तो शुगर का रिप्लेसमेंट करने से आप फिर भी इंसुलिन बना रहे हैं, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है जो शुगर से होती थी। और दूसरा, आपको उसका एडेड नुकसान भी है कि ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये आपके शरीर को कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी ऐड करते हैं। तो बिल्कुल भी मैं या आई थिंक कोई भी लॉजिकल डॉक्टर कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इसको फ्रीली खाएं। कुछ कुछ कंडीशंस में हम कभी कभी बोलते हैं कि बिल्कुल आपको कभी मन है हफ्ते में एक बार कुछ मीठा खाने का तो आप ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे। शुगर जो है ना, आजकल लोग बात करें कि चीनी जो है वो बहुत पोटेंट एडिक्शन है, कहते हैं कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है शुगर, क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छा फील होता है शुगर खाने के बाद, वो एक तरह का एक पाथवे है जिसे हम, जैसे कि स्मोकिंग से या कोकेन से होता है। और क्योंकि ये इतनी एडिक्टिव है, इसलिए अगर छोटे छोटे बच्चों को हम इंस्टेंट फूड, ब्रेकफास्ट सीरियल, केचप, ये सब चीजें, चॉकलेट्स दे रहे हैं, तो फिर उनमें वो एडिक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है और फिर बाद में परेशानी होती है जब तक रियलाइज होता है। इसीलिए शुगर को विलनाइज करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत तरह से फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी हमें नुकसान करती है हर फॉर्मेट में। डॉक्टर मंजरी, खान पान को लेकर एक और कंफ्यूजन है लोगों में, जी खासकर रोटी और चावल के बारे में। जी क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अब जब से मिलेट का जिक्र चला है तो लोग मिलेट मिलेट कर रहे हैं। हर घर में हर रोज मिलेट खाना संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। जी। तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या रोटी और चावल सचमुच विलेन है?
देखिए क्या होता है, डॉक्टर वली ने एक बात बोली थी कि आप जो खा रहे हैं आपको उसको अर्न करना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक अब एक चेयर पे, काम कुछ नहीं कर रहे, और फिर आपको आलू के पराठे भी चाहिए, फिर आपको बिरयानी भी चाहिए, और आप, तो फिर वो वही मिसमैच हो रहा है। ऑन इट्स ओन थोड़ा सा चावल रोटी खाना ठीक है, पहले भी लोग खाते थे। प्रॉब्लम ये होगी कि अब ज्यादा रिफाइंड हो गया है हमारा वीट, ज्यादा अब जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया है, अब क्रॉप ही चेंज कर दिया है, जो चावल आ रहा है ज्यादा सफेद है, ज्यादा मिल्ड है। एक वो प्रॉब्लम है कि हमारा चावल और गेहूं ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है, ज्यादा मॉडिफाइड हो गया है, हाइब्रिडाइज, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि हम करते नहीं कुछ काम, पर हम खाना अच्छा खाना चाहते हैं। हमको लगता है हमने तो 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में काम किया, अब हम अच्छे से खा, डिनर हमें चाहिए बराबर। पर वो काम मेहनत का नहीं है, काम दिमाग का हो सकता है। आप बैठ के बहुत घंटे मीटिंग्स कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बट आपने जो फिजिकल लेबर जिसकी जरूरत है शरीर को वो नहीं किया। तो अगर आप मेहनत करते हैं आप जरूर खाएं, पर अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठ कर काम कर रहे हैं, आप घर आके बैठ के टीवी देखने लगते हैं या अपना फोन, तब आप 10 बार सोचें कि जो मैं रोटी या पराठा आप खाने वाला हूँ, क्या मेरे शरीर को एक्चुअली उसकी जरूरत है, या मैं सिर्फ एक थोड़ी सब्जियां खा लेता हूँ आज डिनर में, थोड़े से बादाम या अखरोट खा लेता हूँ, या आज चलो थोड़ा पतला सूप ले लेता हूँ, थोड़ा अपने शरीर को आराम दे देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत ज्यादा गेहूं चावल खा रहे, गलत तरीके का गेहूं चावल खा रहे, और बैठे बैठे खा रहे, बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। वो 3-4 प्रॉब्लम्स। डॉक्टर वली, आपसे आखिरी सवाल। आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी का बड़ा चलन है। सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, वो खाना वाना कम नहीं किया, कभी प्रिवेंशन नहीं लिया, बहुत मोटे हो गए हैं तो बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं। क्या बैरिएट्रिक सर्जरी सही उपाय है या इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं? ये बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ना, ये एक रफू करने जैसा है फटे हुए कपड़े को। और बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के लिए जो उत्साह होता है वो बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद समाप्त हो जाता है। तो फिर से बैक टू स्क्वायर वन होने की शक्ल में आ जाते हैं ज्यादातर लोग। और सबसे पहले तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक आर्टिफिशियल तरीका है खाने को शल्ट करने का। नंबर 2, बादशाहों में सुना था हमने अपने बड़ों से, खाने का बड़ा शौक होता था तो वो खाना खाते थे, अच्छा उल्टी कर देते थे, उसके बाद दोबारा खाते थे। तो वहाँ ये था कॉन्सेप्ट कि जो खाना अंदर जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ खाना अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है और शल्ट के थ्रू जा रहा है, तो सबसे पहले तो डाइजेस्टिव प्रोसेस इफेक्ट होती है। उसके बाद आपका एक नेचुरल जो डाइजेशन है वो शॉर्टकट होता है। और तीसरे इससे अल्टीमेटली फिर वेट गेन हो जाता है, मैंने कई केसेस में देखा है। और ये वेट रिडक्शन का एक नेचुरल तरीका नहीं है और कुदरत से एक लड़ाई है। डोंट फाइट विद नेचर, मैं लोगों से कहता हूँ। और ये आप नेचर से लड़ाई कर रहे हैं, कुदरत से लड़ाई कर रहे हैं। और इस लड़ाई में अभी हमको इसके भी लॉन्ग टर्म नतीजे नहीं मालूम है, ये कुछ साल से शुरू हुई है। हाँ, ये कहना है कि साहब इससे डायबिटीज ठीक हो गई लोगों की, इससे बहुत सी बीमारियां ठीक हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मैं इससे पार्शियली एग्री करता हूँ। अनुशासन से डायबिटीज ठीक होती है। और आप जो इससे पहले सवाल कर रहे थे चावल का और रोटी का, उसमें भी मैं लोगों से यही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, कहाँ रुकना है, वेयर टू स्टॉप, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम खा ज्यादा जाते हैं। इट्स नॉट द क्वालिटी विच मैटर्स मोर टू मी, इट इज द क्वांटिटी विच मैटर्स द मोर टू मी। जैसे अभी घड़ी में जब टाइम हो जाएगा तो हमारी ये बातचीत बंद हो जाएगी, हमें वो घड़ी अलाउ नहीं करेगी कि आप और बोलिए, लेकिन हम बहुत बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसी तरह से खाने में हमें ये रोक देखना है कि हमारी खाने की क्लॉक कब स्टॉप करनी है हमें, और कहाँ रुकना है, वेयर टू स्टॉप। दिस इज व्हाट वी फॉरगेट, दिस इज व्हाट वी नीड टू बी रिमाइंडेड कि खाना। और दूसरा, आजकल जो बच्चे खाना खाते हैं ना, मोबाइल में लग जाते हैं, उनका माइंड रजिस्टर ही नहीं करता है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। आई हेट माई चिल्ड्रन सिटिंग विद मोबाइल ऑन द डाइनिंग टेबल। और हाथ जोड़ के उनसे, बच्चों से कहता हूँ, आप कम से कम डाइनिंग टेबल पे मोबाइल मत लाइए। 50% मानते हैं, 50% नहीं मानते हैं, उसका नुकसान आगे होगा, उनको होगा, मैं क्या करूं। तो हमारी जो ये टेंडेंसी है खाते समय
खाने का ध्यान होना चाहिए। खाना एक सबसे बड़ी इबादत है बदन के लिए। मैं कहता हूँ इट्स द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। खाने के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, और उसी खाने में हम गलत क्वांटिटी, गलत क्वालिटी और गलत समय भी, ये सब चीजें डाल देते हैं, और माइंड रजिस्टर न करे इसलिए अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं, तो बहुत नुकसानदेह होता है। और बैरिएट्रिक सर्जरी मैं जनरलाइज नहीं करता हूँ, फायदेमंद है। कुछ मेडिकल स्ट्रिक्ट इंडिकेशंस हैं जिसमें बहुत ज्यादा ओवरवेट लोग होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, उनको करानी चाहिए। मैं बिल्कुल उसको रेडिक्यूल नहीं करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि पहले हम मोटे हो जाएं, कुछ होगा तो हम बैरिएट्रिक सर्जरी करा लेंगे, ये एटीट्यूड फैक्टर है, ये बहुत नुकसानदेह है और ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं एक आखिरी बात कह के शायद आपके पास समय का भी खत्म हो गया हमारा समय, मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ी तादाद को, 98% तादाद को हम मोटापे से, हार्ट डिजीज से, फैटी लीवर से और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचा सकते हैं अगर हम लेबल रीडर बन जाए। लेबल रीडर, दिस इज गुड वर्ड फॉर यू मंजरी, वी शुड बिकम लेबल रीडर, जो खाने की चीजों पे अंकित है कितना इसमें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और अला बला है, उसको लेबल रीडर हम बन जाए। और इसके साथ साथ अपनी नींद को हम व्यवस्थित करें और खाने में नेचुरल चीजें ज्यादा रखें, आर्टिफिशियल चीजें कम रखें। मैं बिल्कुल पसंद के खानों को लोगों को मना नहीं करता हूँ, मैं उससे ये कहता हूँ कि आप उसको कम खाइए। पकौड़ी अच्छी लगती है बरसात में, खाइए, लेकिन एक भरी हुई प्लेट मत खाइए, 2-4 खाइए, फिर वही बात आ जाती है अगले दिन के लिए रख दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आसान है, कहीं ना कहीं ये संभव है, जिसको हमने असंभव बना दिया है, और ये बहुत फिक्र की चीज है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी रेगुलेटरी हेल्थ पॉलिसीज बनाए कि छोटे बच्चों में हम इस बात को प्रेरित करें, उनको, उनके टीचर्स प्रेरित करें। मुझे अच्छी तरह याद है संतुलित आहार का चैप्टर 4th क्लास की किताब में हमें पढ़ाया जाता था, और वही बैलेंस डाइट कॉलेज लेवल तक उसका स्टैंडर्ड चैप्टर का बढ़ा के पढ़ाई जाती थी। आज कहाँ है वो चैप्टर्स? कौन पढ़ाता है उनको? कौन बात करता है क्लास में इसकी? कैसे सीखेंगे हमारे बच्चे संतुलित आहार क्या होता है? तो असंतुलन आ गया है, जीवन में भी आ गया है, खान पान में भी आ गया है, सब चीजों में आ गया है। तो हमको बहुत ज्यादा, और स्ट्रेस की बात करें बगैर ये प्रोग्राम हमारा पूरा नहीं हो सकता। स्ट्रेस अवॉइड करना है, उसके लिए बच्चों को अनुशासित करना है। परसों ही मेरे पास एक बहुत बड़े कॉलेज की टीचर आई थी जिनकी 12 साल की बच्ची उनके कंट्रोल में नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि आप तो कॉलेज में पढ़ाना आसान है, लेकिन इस बच्ची पे कंट्रोल करना ये मैं एक काउंसलर से करूंगा। तो ये बहुत सी, जो घर में अनुशासन है, खाने पीने का अनुशासन है, सोने का अनुशासन है, बिहेवियर का अनुशासन है, बड़ों की रिस्पेक्ट करने का अनुशासन है, धर्म को अपनाने का अनुशासन है, अच्छा बनने का अनुशासन है, उसको हमको जीवन में दाखिल करना पड़ेगा। उसके बगैर ये सारी समस्याएं, चाहे वो मोटापा हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे डिसलाइपिडीमिया हो, चाहे मेंटल डिसऑर्डर्स हो, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो, ये ठीक नहीं हो सकता। मैं मालवीय जी आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इन 2 लोगों को जो आज बुलाया है, मुझे और मंजरी जी को, और ये बात की है, ये पूरे नेशन के लिए, बल्कि मैं ये कहूं अगर पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमको शुरू से, बचपन से अपने वेट को कंट्रोल करना है। और मंजरी, यू आर फ्यू डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट हु मेंटेन वेट, अदरवाइज मैं बहुत सी डाइटिशियंस को देखता हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट को देखता हूँ, उनका खुद का वेट ठीक नहीं होता है, तो आगे क्या प्रेरित करेंगे लोगों को? तो इसके लिए हमें खुद से, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मी, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम मी, एंड इट शुड स्टार्ट टुडे, टुमारो नेवर कम्स। बहुत बढ़िया बातें कही आपने डॉक्टर साहब। एक आखिरी सवाल संक्षेप में डॉक्टर मंजरी, जिनको थायराइड की वजह से जिनका वजन बढ़ा है, क्या उनको भी यही सब करना चाहिए जो एक साधारण मोटे ओवरवेट लोगों को करना होता है? थायराइड एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 बनाता है, उसमें एक्टिव T3 हार्मोन होता है। उसको बनने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर मैं खाने में ऐसा खाना नहीं खा रही हूँ जो खड़ा अनाज है, मोटा अनाज है, नट्स हैं, सीड्स हैं, सब्जियां, तो मुझे कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। जैसे अगर मैं धूप में नहीं निकल रही हूँ तो विटामिन डी की कमी है, अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, सेलेनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, इन सब न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होती है तो शरीर बराबर से
थायराइड हार्मोन बना नहीं पाता, इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं थायराइड की दवा खा लूंगा उससे मेरा वजन ठीक हो जाएगा, तो पहले तो वो गलत है, क्योंकि आपने जो कॉज है थायराइड का उसको एड्रेस नहीं किया, जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी भी होती है। और दूसरा, वजन बढ़ना थायराइड का एक सिम्टम है। अगर आप अपनी थायराइड को करेक्ट करेंगे तो वजन बढ़ेगा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको थायराइड है तो हमेशा आपका वजन बढ़ा रहेगा। थायराइड को आप ठीक करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो आपका वजन भी ठीक हो सकता है कोशिश करने से। और दूसरा, एक लास्ट बात है कि इसका उल्टा कई बार होता है, कि कई बार हमारे पास बहुत सारे, स्पेशली विमेन इन द एज ऑफ 35 to 50, इस एज ग्रुप में आके कहते हैं हमें थायराइड इसलिए हमारा वजन कम नहीं हो रहा। ये इसका रिवर्स भी है, क्योंकि उनका वजन बढ़ा हुआ है इसलिए भी उनका थायराइड अंडर एक्टिव है। वो भी एक कंडीशन है। जितना वो अपना वजन कंट्रोल करेंगे, अपनी हेल्थ को रोबस्ट करेंगे, उनका थायराइड भी नॉर्मल हो जाएगा फिर उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजरी, डॉक्टर मोहसिन वली। आज आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी और क्रांतिकारी बातें बताई। हम कोशिश करेंगे कि जन जन तक इसे पहुंचाएं, और हमारा चैनल अब बहुत ज़्यादा दिखने लगा है, सरकार भी इसे देख रही है, सरकार के यहाँ से भी हमारे रिएक्शन आ रहे हैं हमारे पास। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप लोग सुबह सुबह इतना समय निकाला, हमें दिया, दर्शकों को मार्गदर्शन किया, दर्शकों का मोटापे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी आपको तकलीफ देते रहेंगे। नमस्कार।